ये कहानी है अथर्व रस्तोगी की, जिसे बात बात पर गुस्सा होने की आदत है, जो पूरे यूरोप का रिच एंड डैशिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी और बिजनेस का बेताज बादशाह। दूसरी तरफ इससे अलग धनुषी, नटखट और चुलबुली सी लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है। आज पूरे 20 साल बाद अथर्व बिजनेस के सिलसिले में इंडिया वापस आ रहा था। यहीं उसकी मुलाकात होती है धनुषी से। तो क्या अथर्व भी धनुषी के प्यार में पागल हो जाएगा या आ जाएगा बीच में उसका ईगो? क्या मोड़ लाएगी इनकी ये कहानी? क्या अथर्व धनुषी को अपने प्यार में चोट पहुंचा देगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल टाइम्स। आई एम योर नरेटर एंड लेट्स बिगिन आवर स्टोरी, रीबर्थ ऑफ माय डेविल प्रेसिडेंट, एपिसोड 1। अथर्व रस्तोगी, जिसकी बस पर्सनैलिटी ही अट्रैक्टिव है पर उसका दिल एक पत्थर से कम नहीं था। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी पर वो अपने उम्र से कम ही लगता था। 6 फीट 4 इंच का ये अथर्व, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं था। उसकी मुक्युलर बॉडी और पैसों की करोड़ों लड़कियां दीवानी थी। उसकी ब्लू आइज किसी को भी हाइपनोटाइज करने के लिए काफ़ी हैं, पर उसकी वही आंखें किसी को हार्ट अटैक दिलाने के लिए भी काफ़ी हैं। अथर्व रस्तोगी को पूरी दुनिया जानती है। उसका नाम लेकर कईयों ने अपना उल्लू सीधा भी किया है। उसका नाम किसी को भी उसकी नानी याद दिलाने के लिए काफ़ी है। अथर्व अपने चेयर में बैठे ड्रिंक कर रहा था और अपनी वाइन की ग्लास को घुमा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त सर्द थी। उसने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, यू आर अ ब्लडी फूल। तुम्हें क्या लगा तुम अथर्व रस्तोगी को सेडूस करोगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे करीब भी आ सको। अब तुम्हें इस गलती की भरपाई करनी ही होगी। वो लड़की, जिसका नाम लीना था, इस वक्त उसने काफी रिवलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, आई एम रियली रियली सॉरी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। अथर्व ने उसे अपनी नीली आंखों से घूरा तो वो लड़खड़ा कर गिर गई। अथर्व ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस कचरे को मेरे ऑफिस से बाहर फेंक दो और इसे ऐसी सजा देना कि ये लड़कों को नजरें उठाकर भी देख ना सके। और अब मेरे एम्पायर में ऐसे लोग नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मार देना। ये बोल वो अपने आंखों में शहद चढ़ाकर बाहर आ गया। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए कहा, प्रेसिडेंट, इंडिया के लिए कब निकलना है? अथर्व ने उसे एक बार डेविल वाला लुक दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया, जिससे उसके असिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिया। उसने खुद से कहा, प्रेसिडेंट किसी डेविल से कम नहीं है। कुछ भी पूछो तो एक खतरनाक लुक देकर चले जाते हैं। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। ओह गॉड, प्लीज हेल्प अस। वहीं दूसरी तरफ अथर्व जब अपने फरारी के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। वो बिना कुछ बोले अंदर बैठ गया तो ड्राइवर ने जल्दी से कार सड़कों पर भगा दी। अथर्व के आगे पीछे और भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे जो उसे 24/7 ऑफ आवर उसे प्रोटेक्ट करते थे, और इन सब के लिए उनकी सैलरी कम नहीं थी। उनकी एक महीने की सैलरी ही लगभग 4,995.88 पाउंड थी। इंडिया में ये 5 लाख के आसपास है। थोड़ी देर में अथर्व अपने आर विला पहुंच गया। ये विला 1 एकड़ के जमीन में बना हुआ था। ये सफेद विला किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सामने बने बड़े से फाउंटेन, जिसमें एक एंजल की स्टेचू थी, 4 चांद लगा रही थी। चारों तरफ गार्डन में हरे भरे अलग अलग तरह के ट्रीज और रंग बिरंगे फूल काफी शानदार लग रहे थे। अथर्व सीधा अपने कमरे में चला गया और अपनी टाई की नोट ढीली कर सोफे पर फेंक दिया। उसने एक सिगार निकाला और उसे जलाकर पीने लगा। वो अपने सोफे में हाथ फैलाकर बैठ गया। इतने बड़े विला में होने के बाद भी वो अकेले था। उसके परिवार में कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके। 5 साल की उम्र में ही उसके डैड ने उसे इंग्लैंड के एक बड़े से हॉस्टल में भेज दिया। फिर पता नहीं कभी फोन ही नहीं किया, ना ही कभी बात हुई। 25 साल तक उसने अपने पेरेंट्स की आवाज नहीं सुनी। हॉस्टल की फीस तो टाइम टू टाइम पे हो जाती थी। उसे सब मिला, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, पर कभी उसे प्यार ही नहीं मिला जिसे उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी जिंदगी में तो प्यार की बस एक ही परिभाषा थी, अगर आप किसी को शिद्दत से प्यार करो तो उसे हमेशा अपने पास रखो, और अगर वो मना कर रहा है तो उसे कैद कर लो। अपने प्यार को पाने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी की जान भी लेनी क्यों ना पड़े ले लो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ कभी भी बिना लड़े नहीं मिलती। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो छीन लो, क्योंकि अच्छाई से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, सिर्फ दर्द मिलता है। इस दुनिया ने अब कोई भी अच्छाई जिंदा नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में जीत हमेशा बुराई की ही होती है।
जब अथर्व 20 साल का था तब उसने अपनी मेहनत से ये एम्पायर खड़ी की थी और आज वो बहुत बड़ा और फेमस बिजनेस टाइकून था जिसके नाम से ही सब कांपते हैं। आज वो यूरोप का किंग था। दी अथर्व रस्तोगी। अथर्व ने सिगार जमीन पर फेंक दिया और पैर से मसल दिया। उसकी नीली आंखें लाल हो रही थी। उसने गुस्से से एक लात टेबल पर मार दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आई हेट देम। फिर वो तुरंत वॉशरूम चला गया और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडा ठंडा पानी उसके चेहरे से होते हुए बदन पर गिर रहा था, पर फिर भी वो अथर्व के गुस्से की आग को बुझा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला और एक ट्राउजर और टी शर्ट पहन लिया। उसने एक मेड को बुलाया और रूम साफ करने को कहा। कुछ मिनट में ही मेड ने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया और नीचे चली गई। अथर्व अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और काम करने लगा। उसकी टाइपिंग बहुत फास्ट थी। उसकी उंगलियां तो जैसे लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। लगभग रात के 2 बजे अथर्व ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने असिस्टेंट को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर में असिस्टेंट ने फ़ोन उठा लिया तो अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा, कल सुबह 8 बजे जेट रेडी करवा देना, कल हम इंडिया के लिए निकलेंगे। अगली सुबह अथर्व अपने डाइनिंग टेबल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका चेहरा काफ़ी सीरियस लग रहा था, जिससे वो और भी हैंडसम लग रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आ गया और सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट जेट रेडी है। अथर्व ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर आ गया तो रोबिन भी उसके पीछे पीछे आ गया। अथर्व सीधा अपने कार में बैठ गया और रोबिन पैसेंजर सीट में, तो ड्राइवर ने भी कार एयरपोर्ट की तरफ भगा दी। अथर्व अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त झील जैसी शांत थी, पर उसके अंदर जो तूफान था ये तो वही समझ सकता था। एक बार फिर वो वहां जा रहा था जहां उसकी पुरानी यादें जुड़ी थी। थोड़ी देर बाद कार एयरपोर्ट पर पहुंची। ड्राइवर ने जल्दी से अथर्व की तरफ का डोर ओपन किया तो अथर्व तुरंत बाहर निकल गया और अपने जेट की तरफ बढ़ गया। उसके आगे पीछे ब्लैक फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे, जिससे वो वहां सारे लोगों का सेंटर पॉइंट बन गया। अथर्व सीधा अपने जेट में बैठ गया। उसका जेट किसी होटल रूम से कम नहीं था। वो काफी लग्जरियस था और सारी फैसिलिटीज वहां मौजूद थी। अथर्व सीधा रूम में गया और वहां वापस अपने ऑफिस का काम करने लगा। लगभग 4 घंटों तक वो अपना काम करने लगा। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। कम इन, अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा। तो रोबिन अंदर आया। उसके हाथों में खाने की प्लेट थी। उसने सिर झुकाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, अपने सुबह के बाद से कुछ खाया नहीं है, इसलिए थोड़ा खा लीजिए। वैसे भी अभी इंडिया पहुंचने में 5 घंटे और लगेंगे। अथर्व ने उसे घूर कर देखा, फिर अपने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे नहीं खाना। इस बार रोबिन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था उसके प्रेसिडेंट को एक बात दोबारा कहने की आदत नहीं है और उन्हें बात बात पर गुस्सा आता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अथर्व ने सिगार निकाला और उसे जलाकर पीने लगा और वापस अपना काम करने लगा। लगभग 5 घंटे बाद वो लोग फाइनली इंडिया पहुंच गए। अथर्व ने मास्क पहना और जेट से बाहर आ गया। सारे बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे कवर कर लिया। वे लोग अभी मुंबई में थे। बाहर बहुत सारी गाड़ियां अथर्व का इंतजार कर रही थी। अथर्व जब वहां पहुंचा तो सबने अपना सिर झुका लिया, पर वो सीधा अपने कार में बैठ गया जिसकी कीमत 565 करोड़ थी। काफी यूनिक फीचर्स थी कार की। ड्राइवर कार चला रहा था, तभी अचानक झटके से रोक दिया। अथर्व ने गुस्से में कहा, हैव यू फॉरगॉटन टू ड्राइव? ड्राइवर घबराते हुए बोला, नो प्रेसिडेंट, आगे बहुत भीड़ लगी हुई है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ऑल दी ट्रबल हैड टू फॉल ऑन मी, सारी मुसीबत मेरे ही पल्ले पड़नी थी, अथर्व ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वो गुस्से से बोला, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है जल्दी से उसे हॉस्पिटल छोड़ो और चलो यहाँ से। ड्राइवर तुरंत कार से बाहर निकला और कुछ बॉडीगार्ड भी बाहर निकल गए। उसने सारे लोगों को हटाया तो देखा एक लड़की सड़क पर काफी जख्मी हालत में थी और उसके सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। अथर्व ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इसे अपने साथ बैठाओ और हॉस्पिटल चलो। उसके ऐसे कहने पर एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से उस लड़की को एक कार में बिठाया, फिर सारी गाड़ियां हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। अथर्व अलग कार में बैठा अपने काम में डूबा था। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल चले गए। अथर्व और सारे बॉडीगार्ड उसे घेर कर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने उस लड़की को उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा।
अथर्व अपने फोन में देख रहा था। उसने एक नज़र भी उस जख्मी लड़की को नहीं देखा था। बॉडीगार्ड ने उस लड़की को एक वीआईपी वार्ड में एडमिट करवा दिया। अथर्व ने अपने फोन में देखते हुए कहा, अब चलो यहाँ से, मेरा एक एक पल मेरे लिए कीमती है। ये बोल वो जैसे ही जाने लगा तो एक नर्स ने रोकते हुए कहा, सर प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, इसके बिना हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अथर्व को वो नर्स नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने अभी भी मास्क पहन रखा था। अथर्व ने हैरानी से कहा, कैसा ऑपरेशन? वो मैम के सिर पर काफी गहरी चोट आई है जिससे हमें उनकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, नर्स ने कहा। तो अथर्व शांत खड़ा रहा जैसे उसे किसी के जीने और मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। अथर्व ने पेपर साइन कर दिया और नर्स को दे दिया तो वो वहां से चली गई। रोबिन ने धीरे से कहा, प्रेसिडेंट मुझे लगता है हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक कोई उसे ले नहीं जाता। अथर्व ने गुस्से में कहा, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। ये बोल वो वहां से अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए चला गया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, सच ही था, अथर्व रस्तोगी इज अ स्टोन हार्टेड पर्सन, ही इज इमोशनलेस। अथर्व कुछ देर बाद अपना बंगलो पहुंच गया। काफी बड़ा और सुंदर बंगलो था उसका। अथर्व सीधा अपने अपने मास्टर रूम में चला गया। उसके रूम का कलर ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में था और वहां का अधिकतर सामान भी ब्लैक और वाइट ही था। अथर्व तुरंत वॉशरूम में जाकर शावर लिया और बाहर आ गया। अब वो काफी रिलीफ फील कर रहा था। वो सीधा अपने बेड में गया और अपनी आंखें बंद कर ली और कब वो नींद की आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर उस लड़की का सर्जरी कर रहे थे। 2 दिन बाद लगभग 10 बजे के आसपास रोजाना की तरह अथर्व अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। इस वक्त तो वो जैसे हॉस्पिटल की लड़की के बारे में भूल ही चुका था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने बिना देखे ही फोन रिसीव कर लिया तो उधर से किसी की आवाज आई, इस मिस्टर रस्तोगी टॉकिंग? अथर्व ने कहा, यस। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सेंट फ्रांसिस मेमोरियल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपको शायद याद होगा 2 दिन पहले आपने एक लड़की को एडमिट कराया था। अथर्व ने अपनी पकड़ फोन पर कसते हुए कहा, तो उधर से फिर आवाज आई, तो सर जिस लड़की को आपने एडमिट कराया था उन्हें होश आ चुका है। अथर्व ने फोन को घुरा और गुस्से से काट दिया। उसने खुद से कहा, जब से इंडिया आया हूँ दिमाग खराब हो चुका है मेरा, जल्दी उस लड़की को उसके घर छोड़ अपना काम कर पाऊंगा। अथर्व जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोबिन जल्दी से कार रेडी करो, हॉस्पिटल के लिए निकलना है। रोबिन तुरंत भागते हुए आया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था, जो आदमी उस दिन गुस्सा हो रहा था आज खुद हॉस्पिटल जाने की बात कर रहा है। अथर्व सीधा नीचे आने लगा तो रोबिन भी भागते भागते उसके पीछे आया। ड्राइवर ने देखा तो जल्दी से कार का डोर ओपन कर दिया। अथर्व तुरंत कार में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार ने उन्हें कवर कर लिया। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने जल्दी से डोर खोला तो अथर्व बॉसी तरीके से अंदर आया। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। ब्लैक सूट में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो उसके पास आ गया और वीआईपी रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैम वहाँ हैं। अथर्व और रोबिन दोनों अंदर चले गए जबकि बॉडीगार्ड बाहर ही तैनात हो गए। दोनों ने देखा एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। अथर्व ने देखा तो बस देखता रह गया। बड़ी बड़ी हरी आंखें, लंबी लंबी पलके, लंबे काले बाल, लाल होंठ, हाइट 5'5", बिल्कुल दूध जैसी गोरी। वो सच में काफी खूबसूरत थी। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि वो मात्र 18 या 19 साल की होंगी। रोबिन भी उसे एकटक देखे जा रहा था। उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। अथर्व ने हाँ में सिर हिला दिया तो उस लड़की ने अपने हाथों से उसे अपने पास आने का इशारा किया। अथर्व के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। रोबिन तो आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने सुना तो सोच में पड़ गई। अथर्व ने उसे एक बार फिर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, व्हाट्स योर नेम? वो लड़को उसकी आवाज सुन घबरा गई और रोने लगी। अथर्व ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछा है, किडनी नहीं मांगी है।
उस लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अथर्व उसकी बात सुन तो जैसे हैरान ही रह गया। उसने हैरानी से पूछा, नहीं पता से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा नाम तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वो लड़की और जोर जोर से रोते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मैं भूल गई अपना नाम। रोबिन तो बस खड़ा अपना सिर खुजला रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या इनकी नेमिंग सेरेमनी नामकरण कभी नहीं हुई है? ओह गॉड, क्या ये बिना नाम के इतनी बड़ी हुई है? ऐसे कैसे भूल गई तुम अपना नाम? तुम्हारा नाम क्या न्यूटन का सेकंड लॉ है जो तुम अपना नाम भूल गई, या फिर तुम मार्स से आई हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपना एड्रेस बताओ मुझे, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा। उस लड़की ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मेरे घर का एड्रेस। इस बार अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, डॉक्टर। डॉक्टर उसकी आवाज सुन कांप गया और भागते हुए अंदर आ गया। येस प्रेसिडेंट, एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर की बात सुन अथर्व ने कहा, व्हाट हैव यू फेड दिस गर्ल? सी हैज फॉरगॉटन हर नेम एंड एड्रेस। इस लड़की को तुमने क्या खिलाया है? ये तो अपना नाम और पता भूल गई है। डॉक्टर उसकी बात सुन सिर झुकाते हुए बोला, प्रेसिडेंट क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? उसकी बात सुन अथर्व उसे अजीब तरीके से देखने लगा, फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर और अथर्व एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस वक्त अथर्व बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, हमने उन्हें बचा तो लिया है, बट सी इज सफ़र फ्रॉम अमनेसिया। इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है, इसलिए उन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन है, इसलिए उन्हें उनका पता और यहाँ तक कि नाम भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब भूल चुकी है, बट सब कुछ भी याद नहीं है। एंड समटाइम्स सी बिहेव्स लाइक अ किड। डॉक्टर की बात सुन अथर्व हैरान हो गया। उसने अपने रूड वॉइस में कहा, तो वो कब तक ठीक होंगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें ठीक होने में 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, या फिर 1 साल, या फिर वो कभी नहीं ठीक हो सकती। कोई गारंटी नहीं है। आई एम सॉरी। अथर्व ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसका पारा हाई हो गया। अथर्व ने गुस्से में कहा, तो तुम डॉक्टर क्यों बने हो? कुछ करो और उस लड़की को ठीक करो। ये बोल अथर्व गुस्से से चला गया जहां वो लड़की एडमिट थी। वो लड़की अभी भी एकटक अथर्व को देखे जा रही थी। अथर्व ने गुस्से में कहा, मुझे क्या देख रही हो? खा जाओगी क्या? मैं आपको क्यों खाऊंगी? आप टेस्टी थोड़े ना हो, मैं तो मंचूरियन खाऊंगी। उस लड़की ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए पूछा, ओह तो तुम्हें मंचूरियन याद है लेकिन अपना नाम नहीं? वो लड़की अथर्व की बात सुन चुप हो गई और वापस अपने आंखों में आंसू ला दिया। अथर्व ने गुस्से में कहा, तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर मेरे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। फिर अथर्व वहां से जाने लगा कि तभी उसके बढ़ते कदम अचानक से थम गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की ने उसकी शर्ट को पीछे से टाइटली पकड़ लिया था। अथर्व उसे घूर कर देखने लगा तो वो लड़की मासूम सी शकल बनाते हुए बोली, प्लीज अंकल मुझे छोड़कर मत जाइए। अंकल, अथर्व ने एक बार फिर ये शब्द दोहराया और गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू कॉल मी अंकल? तुम्हें मैं किस एंगल से अंकल दिखता हूँ? मेरे सामने खड़ी हो जाओगी ना तो लोग मुझे तुमसे छोटा ही कहेंगे। तभी बीच में रोबिन ने टपकते हुए कहा, नहीं प्रेसिडेंट, आप इस लड़की से छोटे नहीं बल्कि काफी बड़े दिखते हो। रॉबिन की बात सुन अथर्व उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जैसे उसे अभी पूरा का पूरा निगल जाएगा। गेट आउट, अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा तो रोबिन सकपका गया और बिना वक्त गवाए वहां से फुर हो गया। फिर अथर्व ने वापस अपनी नजरें उस लड़की पर कर दी जो उसे ही आश भरी नजरों से देखे जा रही थी। अथर्व ने जब वापस अपनी नजरें उस लड़की पर कर की तो वो उसे ही आश भरी नजरों से देखे जा रही थी। अथर्व ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अंकल बोलोगी और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारी सेवा करूंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी नहीं, क्योंकि अथर्व रस्तोगी सेवा करवाता है, करता नहीं है। क्या तुम्हारा नाम अथर्व रस्तोगी है? उस लड़की ने हंसते हुए कहा। अथर्व उसे अजीब तरीके से घूरने लगा। उस लड़की ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, कैसा नाम है तुम्हारा? मेरा मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन रस्तोगी की जगह रस गोभी रहता तो ज्यादा अच्छा लगता। अथर्व का उसकी बात सुन पारा हाई हो गया।
उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरा नाम ठीक ठाक है? मेरा तो नाम है भी, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। उसकी बात सुन वो लड़की मुंह बनाते हुए सिसकने लगी और रोने लगी। अथर्व ने जब उसे रोते हुए देखा तो एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। उसकी बात सुन वो लड़की तुरंत शांत हो गई और हैरानी भरी नजरों से अथर्व को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। अथर्व ने जब उस लड़की को खुद को ऐसे घूरते हुए पाया तो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहा, वर्षा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम वर्षा ही रखा होगा। उस लड़की ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, पर तुम इतने स्यो कैसे हो सकते हो? अथर्व ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आंखों से सिर्फ वर्षा होते रहती है तो तुम्हारा नाम वर्षा ही होगा। उसकी बात सुन उस लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मेरा नाम वर्षा ही होगा। फिर वो अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, अंकल आप कितने होशियार हो, मेरा नाम तुरंत पहचान लिया। अथर्व उसके मुंह से एक बार फिर अंकल सुन गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है तो मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम बता दिया, अब तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ दो और आइंदा से तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी, प्रेसिडेंट कहोगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये बोल वो वहां से जाने लगा तो एक बार फिर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़की ने फिर उसके कोट को पकड़ लिया था। आप प्रेसिडेंट कब बने और रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट की पदवी से कब हटे? ये बोल उस लड़की ने अथर्व का कोट पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे अथर्व उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। वो लड़की बेड पर खड़ी हो गई और अथर्व के ऊपर कूदकर उससे जोक की तरह लिपट गई। उसने अपने पैर अथर्व के चारों तरफ लपेट लिए थे और अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर। बेचारा अथर्व तो वही जम गया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी नीली आंखों से उस लड़की की हरी आंखों में देखने लगा। वो लड़की अथर्व के गर्दन में अपना सिर छुपाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? आप प्रेसिडेंट हो ना, तो एक प्रेसिडेंट का कर्तव्य होता है ना देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। तो मैं भी तो आपकी जनता हूँ, तो आपको मेरी सेवा करनी ही होगी, वरना मैं सबके साथ मिलकर हड़ताल कर दूंगी और आपको प्रेसिडेंट की सीट से हटवा दूंगी। अथर्व तो उसकी बात सुन पागल हो गया। उसने खुद से कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ओह गॉड, व्हाट डू आई डू नाउ? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, समझ में आई मेरी बात? ये बोल अथर्व उस लड़की को अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगा। तो उस लड़की ने उसे और कसकर जकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अथर्व उसकी बात सुन उसे अपने आप से जबरदस्ती अलग कर दिया और गुस्से में कहा, वैसे मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहा हूँ। ये बोल वो बिना उसे देखे चला गया। उस लड़की ने अपना हाथ बांध लिया और गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, मत ले जाओ मुझे अपने साथ, पर मैं इस जगह नहीं रहूंगी। ये बोल वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी और हॉस्पिटल से बाहर आने लगी। अभी अथर्व हॉस्पिटल से बाहर अपने कार से टेक लगाए खड़ा था और उसके सामने रोबिन खड़ा उससे बात कर रहा था। प्रेसिडेंट, हम उस लड़की के बारे में पता लगा लेंगे, फिर उसे उसके घर छोड़कर अपना सारा काम देखेंगे। अथर्व ने बस हम्म में जवाब दिया। रोबिन वही खड़ा आगे बोल ही रहा था कि अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। वही वो लड़की धीरे धीरे बाहर आ गई और रोड की तरफ बढ़ने लगी। रोबिन तो एकटक रोड की तरफ देखे जा रहा था। अथर्व ने जब उसे कहीं एकटक देखते हुए देखा तो उसकी नजरों का पीछा करने लगा, पर उसने जैसे ही उस लड़की को रोड की तरफ जाते देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही वो लड़की खुद से बड़बड़ाने लगी, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी, वो प्रेसिडेंट बहुत गंदा है, उसने मुझे डांटा और अपने साथ भी नहीं ले गया, अब मैं मासूम कहाँ दर्द की ठोकरें खाऊंगी। भगवान जी प्लीज उस प्रेसिडेंट को कड़ी से कड़ी सजा देना, उसके खाने में मकड़ी डाल देना। नहीं नहीं, वो बहुत पोयसोस हो जाएगा और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, और अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो मेरी सेवा कौन करेगा? भगवान जी एक काम करना, उसे भी उसका नाम भुला देना। हाँ ये ठीक रहेगा। वो ये बोल आगे बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसे अपने कंधे में उठा लिया। जब उस लड़की ने महसूस किया कि किसी ने उसे अपने कंधे में उठाया है तो वो हड़बड़ा गई और छटपटाते हुए बोली, कौन है, छोड़ो मुझे। वही रोबिन तो आंखें फाड़े उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से अपने आंखों को मसलने लगा। ये क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट वहां कैसे पहुंच गए?
ये बोल वो अपने चारों तरफ देखने लगा कि अभी तो अथर्व उससे बात कर रहा था। वही अथर्व गुस्से में था। वो लड़की लगातार उसके कंधे में मारे जा रही थी। अथर्व ने उसे अपनी कार में धक्का दिया और चिढ़ते हुए कहा, ओक फाइन, जब तक मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा लेता तुम मेरे घर में रहोगी। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रोबिन, तुम जल्दी इस लड़की की डिस्चार्ज पेपर्स की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो और इसके बारे में जल्द से जल्द पता करो, अथर्व ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। तो रोबिन ने जल्दी अपना सिर हिलाया और फौरन अंदर चला गया। अथर्व पीछे की सीट में बैठ गया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वही उस लड़की का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो तिरछी नजरों से अथर्व को देखने लगी जो अपने तब में कुछ कर रहा था। वो तुरंत उछलकर उसकी गोद में बैठ गई जिससे अथर्व संभल नहीं पाया और उसका टैब उसके हाथों से छूटकर गिर गया। अथर्व अपनी लाल आंखों से उस लड़की को घूरने लगा और उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? जब भी देखो बार बार मेरे करीब आ जाती हो। कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही? तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई? तुमने तो गला ही पकड़ लिया। अब मुझसे दूर रहना समझ में आया? ये बोल अथर्व ने वापस उस लड़की को कसकर सीट में धक्का दे दिया और अपने आप से दूर कर दिया। वही ड्राइवर तो उसकी आवाज सुन के तो कांप ही रहा था और वो बेचारी लड़की भी अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। अथर्व ने उसे गुस्से से घूरा और झुककर अपना टैब उठाते हुए बोला, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। पता नहीं कब तुमसे पीछा छूटेगा और मैं चैन से जीऊंगा। जब से आई हूँ मुसीबत खड़ा करके रखा दिया है और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो बात बात पर उछलती रहती हो। अब क्या था? इतना सुनने के बाद तो उसके आंखों से तो टप टप आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखना, एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें अपने कहे का एहसास होगा। आई हेट यू, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। जानता हूँ, कुछ नया बताओ, अथर्व ने लापरवाही से कहा। तो उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद वो लोग अथर्व के बंगलो पहुंच गए थे। वो लड़की तो उसका घर देख के तो हैरान ही रह गई। ठीक ही है, उतना अच्छा भी नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, जैसे खुद को संतुष्टि दे रही हो। अथर्व कार से बाहर निकला तो वो भी उसके पीछे पीछे निकलने लगी। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। अंदर तो सब कुछ काफी लग्जरियस और खूबसूरत था। अथर्व उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर आया और एक कमरे में ले गया। ये रहा तुम्हारा कमरा, पर कुछ दिन के लिए, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये बोल वो उसे वही छोड़ बाहर आ गया। वो लड़की उसके पीछे से ही मुक्का बना दी और भागते हुए आई जैसे अभी उस पे झपट पड़ेगी। पर अथर्व अचानक ही पलट गया जिससे उसने झट से अपना हाथ नीचे कर लिया। पर अथर्व ने देख लिया और लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, कैसा दिन आ गया है अथर्व? रस्तोगी, जिससे सब डरते हैं, वो एक बच्ची जैसी लड़की की बेबी सिटिंग कर रहा है और ये मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुक्का दिखा रही है। फिर वो वहां से लाचारी से चला गया। वही उसके जाते ही उस लड़की ने मुंह ऐंठ दिया। 1 घंटे बाद अथर्व अपने बड़े से चेयर में बैठा हुआ था और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल के पन्ने पलट रहा था। उसके सामने रोबिन सिर झुकाए खड़ा था। धनुषी संघवी उम्र 18 साल, साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अपने कॉलेज की स्टार स्टूडेंट, साथ ही साथ एक नंबर की नोटी, और क्या क्या कारनामे किए हैं इसने अपने कॉलेज में? अथर्व ने एक सीरियस लुक देते हुए पूछा। धनुषी जी ने अपने कॉलेज के एक लड़के को एक बार खूब पिटा था क्योंकि उसने उनके साथ रैगिंग करने की कोशिश की थी, और भी बहुत गुल खिलाया है उन्होंने। रोबिन ने धनुषी के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा। तो अथर्व उसे घूरते हुए कहा, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? प्रेसिडेंट, उनके पेरेंट्स अब नहीं रहे, वो अपने मौसी और मौसा के साथ रहती है, पर उनकी मौसी और मौसा उन्हें जरा भी नहीं मानते। ऐसा कह लीजिए ये एक्सीडेंट एक तरह से उन्हीं के कारण हुआ है। रोबिन की बात सुन अथर्व ने हैरानी से कहा, वो कैसे? रोबिन ने सिर झुकाते हुए कहा, उनकी मौसी जी उनको कोठे में बेच रही थी तो वो वहां से बचकर भाग गई और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी की है अपने दम पर की है। वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। अथर्व को तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अपना इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चला आया। वो सीधा अपने कमरे में गया और अपनी टाई की नॉट ढीली कर सिगार जलाकर पीने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो धनुषी के साथ क्या करे।
मेड धनुषी के कमरे में गई और उसे एक ड्रेस देते हुए बोली, मैम आप इसे पहन लीजिए। धनुषी ने वो ड्रेस ले लिया। उसने देखा तो ये एक लॉन्ग फुल स्लीव्स शर्ट थी। वो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो वॉशरूम में चली गई और चेंज करके बाहर आ गई। वो अभी बहुत क्यूट लग रही थी। तब तक मेड भी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद अथर्व बाहर आया और धनुषी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही रूम का दूर खोला वो हैरान हो गया। धनुषी बेड पर उछल उछल कर डांस कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? अथर्व की जोरदार आवाज कमरे में गूंज उठी, जिसे सुन ध्वनि सकपका गई और सीधा बेड से नीचे गिरने लगी। पर वो गिरती उससे पहले ही अथर्व ने उसे पकड़ लिया। अब वो उसके बाहों में थी। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही अथर्व उसे ही घूर कर देख रहा था। उसने एक बार फिर गुस्से से पूछा, अब तुम कुछ बोलोगी भी? उसकी आवाज सुन धनुषी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और मुंह बनाते हुए बोली, मैं कहाँ कुछ कर रही थी। तो तुम बेड पर जंप क्यों कर रही थी? वो ये बेड बहुत सॉफ्ट है तो बस मेरा मन किया जंप करने का। क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी? धनुषी ने गुस्से में कहा, हाँ तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ हर चीज़ मेरे हिसाब से होता है। तो तुम भी वही करोगी जो मैं कहूँगा, अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये बोल उसने उसे बेड पर बैठा दिया। तो धनुषी वापस उससे लिपटते हुए बोली, तुम बहुत निर्दय हो। तुम्हें मुझे जैसी मासूम पर तरस नहीं आता है ना, तभी तो बार बार मुझे घर से निकालने की बात करते रहते हो। अथर्व ने उसे खुद से अलग किया और उसे घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहा करो। बार बार तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है और अब खा कर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये बोल अथर्व वहां से अपने कमरे में चला गया। धनुषी उसे जाते हुए देखती रही और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, जब देखो अपनी हुकूमत चलाता रहता है, एक नंबर का अड़ियल आदमी है, अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है, डेविल प्रेसिडेंट। रात के करीब 12 बजे धनुषी अपने ऊपर चादर ताने हुए कांप रही थी। उसने डरते हुए खुद से कहा, मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से उठी और दबे पांव दूर खोल बाहर आ गई। उसने इस वक्त अभी भी वही शर्ट पहन रखी थी। उसने अभी अपने हेयर को टाई करके रखा था। वो जल्दी जल्दी दबे पांव एक कमरे के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से डोर ओपन किया तो कमरे में बहुत अंधेरा था। बस बालकनी से चांद की रोशनी आ रही थी, जिससे कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। सौभाग्य से ये अथर्व का ही कमरा था। धनुषी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगी, पर जैसे ही उसकी नजर बेड पर सो रहे अथर्व पर गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। अथर्व बेड पर अपने आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो तुरंत भागते हुए आई और ठीक उसके बेड में कूद गई। अपने बेड पर अचानक किसी के कूदने से अथर्व की बंद आंखें अचानक खुल गई। वैसे वो बहुत ही हल्की नींद सोता था। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उसके दिमाग का दही कर रखा था, जिसने 2 दिनों से उसका जीना हराम कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अथर्व ने टेबल में पड़ा हुआ लैंप ऑन कर चिल्ला कर कहा। धनुषी उसके इस तरह चिल्लाने पर घबरा गई और उसकी आंखें नम हो गई। मम्मा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, प्लीज मुझे यहाँ सोने दो ना, उसने हकलाते हुए कहा। तुम्हें जहाँ सोना है सो, पर यहाँ से जाओ। ये बोल उसने जैसे ही अपना हाथ उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, धनुषी जल्दी से उसके ऊपर आकर लेट गई और उसे कसकर दबोच लिया और रोते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, प्लीज मुझे मत निकालो ना। बेचारी अपनी पूरी ताकत लगाकर अथर्व को पकड़ रखा था, पर अथर्व के सामने थी तो एक चींटी ही। अथर्व तुरंत पलट गया और धनुषी को अपने नीचे कर लिया। अब अथर्व उसके ऊपर था। धनुषी अपनी टिमटिमाती आंखों से लगातार उसे देख रही थी और अथर्व भी उसकी हरी आंखों में खो रहा था। वो धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। धनुषी उसे अपनी हैरान नजरों से उसे देखने लगी। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर अथर्व को हो क्या गया है। अथर्व उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, तुम यहाँ नहीं सोफे पर सोओगी। फिर वो झट से उसके ऊपर से हट गया। धनुषी के पास अब कोई चारा ही नहीं था। वो बेमन से बेड से उठ गई और अचानक अथर्व के पास से ब्लैंकेट खींच ली। अथर्व तो अजीब तरीके से उसे ही देख रहा था। उसने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। ध्वनि सोफे में लेट गई और ब्लैंकेट को अपने चेहरे तक ढक लिया। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वापस अपने बेड पर आराम से लेट गया, पर अब उसकी नींद उड़ चुकी थी।
लगभग आधे घंटे के बाद अथर्व अपने बेड से उठा और अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिया। वो घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया और धनुषी के चेहरे से ब्लैंकेट हटा दिया। अथर्व एकटक धनुषी को देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे वापस उसके कमरे में ले गया। उसने धीरे से उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वहां से चला गया। अगली सुबह 5 बजे अथर्व की नींद खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर है। उसने जब थोड़ा सिर उठाकर देखा तो धनुषी उसके ऊपर लेटे हुए थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और मेरी नींद क्यों नहीं टूटी? वही ध्वनि तो आराम से घोड़े बेचकर उसके ऊपर सो रही थी। अथर्व ने उसे हिलाते हुए कहा, ओए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर धनुषी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और वैसे ही सोए रही। इसे तो कल मैं खुद इसके रूम में छोड़ कर आया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? अथर्व ने खुद से कहा, ये लड़की सच में मुझे एक दिन पागल करके रख देगी। वो बार बार उसे उठाने लगा पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार अथर्व ने करवट ली और धनुषी को बेड पर लेटा दिया। उसका छोटा चेहरा उसके पूरी बाल से कवर हो चुका था। अथर्व के हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ गए पर वो अचानक रुक गया। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है इसकी तो मैं। वो तुरंत बेड से उठ गया और टेबल में रखा हुआ जग धनुषी के चेहरे पर पलट दिया, जिससे सारा पानी उसके चेहरे में गिर गया। धनुषी इस हमले से अचानक उठ के बैठ गई और खांसने लगी। पानी उसके मुंह के अंदर चला गया। अथर्व ने जब उसे इस तरह खांसते देखा तो उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, आयु औक, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? धनुषी अब शांत हो चुकी थी। उसने अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ हमारे अलावा और कौन दिख रहा है? ऑफ कोर्स से तुम्ही से पूछूंगा। धनुषी अपना सिर धीरे से ऊपर नीचे करते हुए बोली, सही कहा तुमने, यहाँ तो बस हम ही है। रुको मैं बताती हूँ, तुम आराम से बैठो। अथर्व उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगा और थोड़ी कठोर आवाज में कहा, तुम चुपचाप मुझे बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पहले बैठो। ये बोल वो बेड पर थोड़ी खिसक गई ताकि अथर्व आराम से बैठ जाए। अथर्व ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। आज से पहले उसने इतना बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। जो अथर्व किसी की नहीं सुनता था, बस अपनी चलाता था। आज उसे एक छोटी लड़की की बात माननी पड़ रही थी। क्या हुआ, कहाँ खो गए? धनुषी ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए कहा। अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा, कहीं नहीं। फिर वो उसके बगल में बैठ गया। धनुषी ने देखा कि अब वो बैठ गया है तो वो उसके गोद में बैठ गई और अपना हाथ उसके गर्दन में लपेट लिया। अथर्व की भौहें आपस में जुड़ गई। वो घूर कर उसे देखने लगा तो धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा घूर कर मत देखो वरना आंखें बाहर आ जाएगी। अथर्व ने उसकी बात सुनकर मुंह फेर लिया तो धनुषी ने जबरदस्ती उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत निर्दय। जब तुमने रात में मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दिया तो आधी रात में मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, पर मैं बहुत स्ट्रांग हूं ना, मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत पर ही तो दुनिया कायम है। मैं धीरे धीरे बेड से उठी और दबे कदमों से बाहर आई और धीरे से तुम्हारे रूम का डोर ओपन किया। मैंने देखा तुम आराम से सो रहे थे तो मैं भी तुम्हारे पास आ गई। धनुषी बच्चों के जैसे हाथ हिला हिला कर बोल रही थी और अथर्व भी उसे ही निहार रहा था। पता नहीं क्यों पर वो अभी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये एक नंबर की शैतान लड़की है जो मुझे सिर्फ परेशान करना जानती है। ये नॉटी है, प्यारी नहीं। अथर्व ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे खुद को सतावना दे रहा हो। वही धनुषी ने जब उसे वापस कहीं खोए हुए देखा तो जोर से उसके गर्दन में काट लिया। अचानक उसके इस तरह काटने से अथर्व की आह निकल गई। ये तुम क्या कर रही हो? अथर्व ने गुस्से में धनुषी को घूरते हुए कहा, तुम बार बार कहा खो जाते हो जब मैं तुमसे बात करती हूँ, तो तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बाइट करूंगी। धनुषी ने अपना हाथ फोल्ड कर लिया और अपना मुंह फुलाकर अथर्व से शिकायती लहजे में कहा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, अथर्व रस्तोगी नाम है मेरा, मैं लोगों को ऑर्डर देता हूँ, लोग मुझे ऑर्डर नहीं देते और जो ऐसा करते हैं तुम जानती हूँ मैं उसके साथ क्या करता हूँ। क्या करते हो? धनुषी ने उसे गौर से देखते हुए कहा और उसके बेहद करीब आ गई और उसकी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। अथर्व के हाथ खुद ब खुद उसके कमर में कस गए। उसने धनुषी को थोड़ा डराते हुए कहा, जो लोग मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं मैं उनके हाथ काट देता हूँ या फिर उनके सिर को धड़ से अलग कर देता हूँ या फिर
अथर्व आगे कुछ कहता कि धनुषी ने अपने कान में हाथ रख लिए और रोते हुए बोली, बस बस प्लीज मेरे हाथ मत काटना। ये बोल वो उससे दूर होने लगी, पर अथर्व ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक डेविल स्माइल देते हुए बोला, अरे अभी मैंने तुम्हें कुछ बताया ही कहा है, मेरी पूरी बात तो सुनो। धनुषी उसकी बात सुन डर गई और उससे छूटने की कोशिश करने लगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, अथर्व ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, जिससे धनुषी उसके गले लगते हुए बोली, प्लीज तुम मेरे हाथ मत काटना वरना मैं तुम्हें हक कैसे करूंगी। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। अथर्व एकटक धनुषी को ही घूर रहा था, वही वो डर भरी नजरों से उसे देख रही थी और उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बार अथर्व ने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वो बेड पर ही गिर गई। आज तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोल वो जल्दी से उठी और अथर्व को धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई। अथर्व उसे अपनी डरावनी नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, उठो मेरे ऊपर से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये डेविल, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हें पता भी है मेरा नाम क्या है जो तुमने मुझे धक्का देने की जुर्रत की। वो उसे घूरते हुए बोली। वो एक ही बात की रट लगाए बैठी थी। वही अथर्व ने उसकी बाहें पकड़ के खींची और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम, तुम ही बता दो। मेरा नाम धनुषी। बीच में ही अटक गई। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, टेल मी योर नेम। अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। धनुषी ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मेरा नाम, हाँ याद आ गया। अथर्व ने जब सुना कि उसे उसका नाम याद आ गया तो वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इसे इसका नाम याद आ गया, मतलब इसे सब कुछ याद आ गया। अब ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। थैंक गॉड इस नॉटी गर्ल से मेरा पीछा छूटा। अथर्व ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ बताओ क्या है तुम्हारा नाम। धनुषी ने उसे तिरछी नजरों से देखा और उसके सारे एक्साइटमेंट को चकनाचूर करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरा नाम जानने की। क्या तुम्हें मेरी और अपनी कुंडली बनवाना है? खैर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरा नाम है चंद्रमुखी। ये बोल वो उसे अपनी हरी आंखों से डराने की कोशिश करने लगी। अथर्व का मुंह बन गया, वो उसे अजीब तरीके से देखने लगा तो धनुषी ने अपनी उंगली उसके चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम्हें पता है जो चंद्रमुखी की बात नहीं मानता वो उसके साथ क्या करती है? अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या? वो उसका टैटुआ दबा देती है। ये बोल उसने अथर्व का गर्दन पकड़ लिया। पर अथर्व को उसके छोटे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो उसे घूर रहा था जैसे अभी उसे पूरा निगल जाएगा। फिर धनुषी ने आगे कहा, वो उसके पैर को काटकर लंगड़ा बना देती है, आंखों को निकालकर कंचे खेलती है। अभी वो आगे कुछ बोलती कि अथर्व ने उसके हाथों को अपने गर्दन से हटाया और उसे पलटकर अपने नीचे करते हुए कहा, अथर्व रस्तोगी को डराने की कोशिश नॉट बैड। धनुषी उसे घबराई नजरों से देखने लगी तो अथर्व ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, कहाँ गई तुम्हारी चंद्रमुखी गिरी? ध्वनि ने जोर जोर से ना में सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं। तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? अथर्व ने उसकी कलाई पकड़ बेड पर धंसाते हुए कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलती। धनुषी ने झेपते हुए कहा। तो अथर्व उसके ऊपर से उठते हुए बोला, सच्ची मुच्ची मैं कभी नहीं झूठ बोलती, मैं हरिश्चंद्र के खानदान से बिलोंग करती हूँ ना, तभी तो मेरा नाम चंद्रमुखी है और हमारे खानदान में झूठ बोलना गुनाह है। धनुषी ने अपना लॉजिक लगाते हुए कहा। अथर्व तो हैरानी से उसे देखने लगा, ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है, अपना घटिया लॉजिक बताकर साफ साफ अपने झूठ से मुकर रही है। अथर्व ने खुद से कहा। तभी उसके दूर पर नॉक हुआ। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी भागते हुए उठी और डोर ओपन कर दिया। वही दरवाजे पर खड़ा रोबिन तो हैरानी से उसे देखने लगा, ये प्रेसिडेंट के कमरे से बाहर क्यों आ रही है? कहीं वो कुछ और सोचता कि अथर्व ने उसके सोच को लगाम देते हुए कहा, कीप योर बैड थॉट्स टू योरसेल्फ, और जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था वो इसे दे दो। अथर्व ने धनुषी की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोबिन ने जल्दी से सारा सामान धनुषी को दे दिया तो धनुषी उस सामान को देखते हुए प्यार से बोली, इसमें क्या है? ये तुम्हारी ड्रेस है और बाकी ड्रेस बाद में मेड तुम्हारे कबर्ड में अरेंज कर देगी, अथर्व ने कहा। तो धनुषी खुश हो गई। वो भागते हुए उसके पास आई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है।
अथर्व तो वही भूत बने खड़ा था और दूसरी तरफ रोबिन तो आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये प्रेसिडेंट को क्या हो गया है। वही धनुषी ने उसके दूसरे गाल पर किस किया और हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, एक गाल पर किस नहीं करना चाहिए वरना चंद्रमुखी की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। फिर वो थैंक यू बोलकर वहां से भाग गई। वही रोबिन टकटकी लगाकर अथर्व को देख रहा था और जोकर की तरह मुस्कुरा रहा था। अथर्व ने जैसे ही गुस्से में एक कदम उसके तरफ बढ़ाया वो तुरंत वहां से फुर्र हो गया। अथर्व ने गुस्से में कहा, इस लड़की को सबक सीखना ही पड़ेगा, इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। वही बाहर रोबिन भागते हुए जा रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, आज बच गए वरना प्रेसिडेंट मेरा कचुम्ब बना देते। वही धनुषी के कमरे में वो जल्दी जल्दी शॉपिंग बैग को खोल रही थी। ओफो, इसे इतनी बार क्यों रैप किया गया है, जल्दी खुलता ही नहीं है। धनुषी ने जब अपना ड्रेस खोल कर देखा तो खुशी से उछलते हुए बोली, वाह कितना प्रिटी है। ये एक रेड मिनी फ्रॉक थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम गई और थोड़ी देर में ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसकी नज़र अथर्व पर गई, जो सोफे में पैर पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था और उसे ही घूर रहा था, पर वो इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। धनुषी ने अपना सिर झुका लिया और जल्दी से पीछे मुड़कर अपने कमरे में जाने लगी, पर वो एक कदम भी बढ़ा पति उसके कानों में एक गुस्से भरी आवाज आई, कम हियर। नो, तुम मुझे डांटोगे, धनुषी ने ना में सिर हिलाते हुए बोला। अथर्व ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। धनुषी ने ना चाहते हुए भी अपने कदम अथर्व की तरफ बढ़ा दिया और उससे 10 कदम की दूरी में खड़ी हो गई। यहाँ आओ मेरे पास। धनुषी ने उसकी बात सुनी तो उसने खुद से कहा, यार तुझे क्या जरूरत थी इसे किश करने की, लगता है आज ये मुझे घर से निकाल कर ही रहेगा। फास्ट उसकी कानों में फिर एक दमदार आवाज पड़ी। धनुषी जल्दी जल्दी उसके पास गई और 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। और पास आओ, अथर्व ने उसे देखते हुए वापस कहा, जिससे धनुषी चिढ़ते हुए बोली, अब क्या मैं तुम्हारे सिर में चढ़ जाऊं, जो बोलना है यही से बोलो वरना ये बोल। वो अथर्व को आंखें दिखाने लगी। उसकी बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसे झटके से अपने पास खींचा जिससे वो सीधा उसकी गोद में गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गोद में बिठाने की, धनुषी ने उससे दूर जाते हुए कहा। तो अथर्व ने उसकी कमर को अपने बाहों में कसते हुए कहा, तुम खुद मेरे पास आओ, मुझे किश करो तो ठीक है और मैं तुम्हारे पास आऊं तो गलत है। अथर्व ने सार्कास्टिकली मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि वो राइट सिर्फ मेरा है, मैं किसी के भी करीब जा सकती हूँ, किसी को भी किश कर सकती हूँ, पर तुम मेरे पास करीब नहीं आ सकते, धनुषी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जिसे सुन अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने वापस उसके शब्दों को दोहराया, किसी को भी मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसे भी किस करती हैं। हाँ क्यों नहीं, धनुषी ने कहा। तो उसकी बात सुन अथर्व ने गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से। इस बार धनुषी ने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर जाने लगी। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, देखो मैं जा रही हूँ तो जाओ ना, रोका किसने है, अथर्व ने गुस्से में कहा। उसे लगा नहीं था कि धनुषी इतनी आसानी से चली जाएगी। वही धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो वापस पीछे मुड़ते हुए कहा, देखो मैं जा रही हूँ, फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, इसलिए टाइम है, रोक लो मुझे। पर इस बार अथर्व ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। धनुषी ने उसे जाते हुए देखा तो गुस्से में दन्नाते हुए बाहर निकल गई। तभी दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? धनुषी ने कुछ नहीं कहा। वही अथर्व जो बालकनी से खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था, उसने बॉडीगार्ड को फोन किया। हेलो प्रेसिडेंट, उस बॉडीगार्ड ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। उस लड़की को जाने दो, ये बोल उसने कॉल कट कर दिया। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोल दिया तो धनुषी गुस्से में बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, वो आगे चलने लगी। धनुषी को रोने का मन कर रहा था। उसने रोते हुए कहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो चलते चलते बहुत आगे निकल गई थी। वही उससे कुछ दूरी में एक जीप खड़ी थी जिसमें कम से कम 6 लोग थे। उनमें से एक ने कहा, देखना यार क्या माल है। वही जब सबकी नज़र जब धनुषी पर गई तो सबने अपने होठों में जीभ फेरते हुए कहा, उफ क्या लगती है हुस्न की अप्सरा।
वो लोग तुरंत जीप से बाहर आ गए और धनुषी के पीछे पीछे चलने लगे। धनुषी ने जब अपने पीछे आहट सुनी तो जल्दी से पीछे पलट कर देखा। जहां कुछ लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे वो भागने लगी, पर तब तक एक आदमी ने उसे धर दबोचा। धनुषी ने जल्दी से उसकी पैरों के बीच वार किया जिससे वो जमीन पर गिर गया। बाकियों ने जब अपने साथी को इस हालत में देखा तो घबरा गए। एक आदमी ने तुरंत एक झापड़ धनुषी के गालों में रसीद दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सिर एक पत्थर से टकरा गया जिससे उसकी सिर में चोट लग गई और उससे खून निकलने लगा। वो दर्द से तड़प उठी। वो आदमी ने गुस्से में कहा, इस लड़की को तो हम सबक सिखाएंगे। ये बोल उसने कसकर उसका बाल खींच दिया जिससे धनुषी रोने लगी। सिर में चोट लगने से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी अचानक हवा में उछल गया। सबने जब पीछे पलट कर देखा तो एक लग्जूरियस फरारी उनके सामने खड़ी थी। सब उस कार को देखकर सदमे में आ गए थे। तभी एक आदमी उस कार से बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच हर यू ब्लडी बास्टर्ड। सबने जब उस आदमी को देखा तो एक आदमी टैक्सीडो और उसके ऊपर एक लॉन्ग कोट पहन रखा था। इस वक्त वो किसी नर्क से आया हुआ देवता लग रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत सामने खड़ी है। वो आदमी जल्दी से उन लोग के पास आया और सबको एक एक कर मारने लगा। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही फास्ट थी। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसके पीछे बहुत सारी कार्स खड़ी थी। उस आदमी के सारे बॉडीगार्ड ने उन लोग को चारों तरफ से घेर रखा था जिससे भागने का तो कोई चांस ही नहीं था। कुछ देर में सारे आदमी अधमरी हालत में लाश की तरह जमीन में पड़े थे। उस आदमी ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को कहा, इन लोगों को ठिकाने लगाओ। बॉडीगार्ड ने उसकी बात सुन जल्दी हाँ में सिर हिलाया। फिर उस आदमी ने धनुषी की हालत देखी तो उसकी आंखों में एक बार फिर खून उतर आया। जगह जगह चोटों के निशान, उसके गालों पर थप्पड़ के निशान। उस आदमी ने तुरंत धनुषी को अपनी बाहों में उठा लिया। तो दोस्तों, कौन है वो आदमी जिसने धनुषी को बचाया? उस शख्स ने जल्दी से धनुषी को अपनी गोद में उठाया और अपने लग्जरियस कार में बैठा दिया। धनुषी बेसुध सी उसकी बाहों में थी। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उस आदमी ने जल्दी से अपने असिस्टेंट से कहा, डॉक्टर की टीम रेडी करवाओ। यस, प्रेसिडेंट रोबिन ने कहा। थोड़ी देर में उनकी कार घर पहुंच गई। अथर्व ने वापस उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया जहां डॉक्टर्स की टीम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अथर्व ने जल्दी से धनुषी को बेड पर लेटाया तो एक डॉक्टर उसे चेक करने लगी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा और टेंशन की कोई बात नहीं है। अथर्व ने उसे अपने आंखों से जाने का इशारा किया तो सारे डॉक्टर्स तुरंत वहां से चले गए। अथर्व भी धनुषी के बगल में बैठ गया और उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगा जहां थप्पड़ का निशान था। तभी धीरे धीरे धनुषी की आंखें खुलने लगी। अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकाई तो उसकी नजरें अथर्व से जा मिली जो उसे ही देख रहा था। धनुषी ने जब उसे अपने सामने देखा तो झटके से उठ गई, पर अथर्व ने उसे वापस पकड़ के बेड पर बैठा दिया। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब वो तुम ही थे जिसने मुझे घर से बाहर निकाला था। अब मैं इस बकवास घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोल वो वापस जाने लगी तो अथर्व ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी आसानी से चली जाओगी। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। धनुषी उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अथर्व को देखते हुए कहा, तो तुम उस वक्त सीरियस नहीं थे? तुम नहीं चाहते थे मैं घर से बाहर निकल जाऊं? अथर्व ने उसकी बात सुनी पर कुछ कहा नहीं। उसे खुद नहीं पता था। जब उसने धनुषी को घर से निकाला तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल गया और जब धनुषी को उस हालत में देखा तो उसकी सोच ठीक निकली। वहां वो मुसीबत में थी। धनुषी ने जब उसे वापस कुछ सोचते हुए देखा तो अपना माथा पीट लिया और उसकी गोद में बैठ गई। अथर्व को जब महसूस हुआ कि वो लड़की फिर से उसकी गोद में बैठ गई है तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी ने उसकी गर्दन में अपना हाथ लपेट लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, पर मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया और घर छोड़कर चली गई। पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं ये प्यारा सा घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है?
अथर्व उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगा। आखिर उसका मतलब क्या था कि वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। पहले यही लड़की इस घर को बकवास कह रही थी और अब प्यारा कह रही है। ये गिरगिट से भी जल्दी अपना रंग बदलती है। धनुषी अभी भी उसकी गर्दन में घुसी हुई थी, जिससे अथर्व को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पहले तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी गर्म सांसें उसे बेचैन कर रही थी। अथर्व ने उसे अपनी गर्दन से बाहर निकाला और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम बात बात पर मेरी गोद में आकर क्यों बैठ जाती हो? उसकी बात सुन धनुषी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, फाइन, अब से मैं तुम्हारे गोद में नहीं बैठूंगी। अथर्व उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अब से मैं तुम्हारे गोद में नहीं बैठूंगी, किसी और के गोद में जाकर बैठूंगी। ये ठीक रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये बोल वो उसके ऊपर से जैसे ही उठने लगी, अथर्व ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसने जल्दी से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही गोद में बैठना। अगर किसी और के करीब गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, तुम मुझे पागल कर दोगे। अभी तुम्हें ही तो मेरे गोद में बैठने से प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब मैं कह रही हूँ तुम्हारे गोद में नहीं किसी और के गोद में बैठूंगी, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या हो मुझसे? धनुषी की ये सब बातें सुनकर अथर्व ने उसे अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, तुम कहो तो काट दूं। अब अथर्व उसके नर्म होठों पर अपने उंगली फेरते हुए कहा, जिससे धनुषी ने झटके से अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख दिया और अपनी गर्दन को जोर जोर से ना में हिलाने लगी। अथर्व उसे देख हल्के से मुस्कुरा दिया, पर जल्द ही अपने एक्सप्रेशन छुपा भी लिए। ठीक है, अब ज्यादा मेरे सामने बोलना मत, वरना सच में जुबान काट दूंगा। और अब तुम रेस्ट करो। फिर अथर्व ने उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। धनुषी ने भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही अब उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। अब उसकी आंखों में किसी को मारने का जुनून था। उसका चेहरा डार्क हो चुका था। वो अपने लंबे लंबे कदमों से बाहर आ गया और अपनी फरारी कार में बैठ गया। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको हमारे कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप और भी अनोखी स्टोरीज की दुनिया में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करके आप कभी भी हमारे मैजिकल स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स मिस नहीं करेंगे। हमारे ग्रोइंग कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मिलके स्टोरीज के सफ़र का मज़ा लें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video.